हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए है। आज का मॉडल पेपर साइंस का है और ये मॉडल पेपर भी मॉडल पेपर 1 की तरह क्लास 6 की किताब से ही बनाया गया है। जो इसमें प्रश्न है वो NCERT आधारित प्रश्न है और ये जो हमारा मॉडल पेपर रहेगा 2 ये साइंस एंड मैथ स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो हमने एक पहले मॉडल पेपर 1 बना रखा है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप देख लेना। आज हम मॉडल पेपर 2 पर चर्चा करते हैं। रिट एग्ज़ाम 2021 क्लास 6 से प्रश्न बनाए गए हैं, NCERT आधारित है और साइंस और मैथ वाले स्टूडेंट्स यानी अभ्यर्थियों के लिए ये रहेगा। पहला जो प्रश्न है वो हमारा है आपका वस्त्र या जो तंतुओं से जुड़ा हुआ पार्ट है उसमें से है। तो पहला है प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण निम्न में से नहीं है। प्राकृतिक तंतु इनमें से कौन सा नहीं है? तो मैं बिना ऑप्शन बताइए आपको सीधा आंसर की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि ऑप्शन की बात हम करेंगे तो समय हमारा ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो कम समय में हम 30% जल्दी से जल्दी देखेंगे, जिसमें से 20% आपके साइंस के रहेंगे और 10 जो पर्सन है वो शिक्षण विधियों के रहेंगे। तो यहाँ पटसन, रेशम, ऊन और रेयन की बात की जा रही है। तो आप सभी को पता होगा कि पटसन यानी जूट, रेशम, ऊन ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं, लेकिन रेयन आपका कृत्रिम यानी संश्लेषित रेशा है जो रासायनिक विधियों द्वारा बनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी। ये कैसा रेशा है? कृत्रिम रेशा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रेशम प्राप्त होता है। तो रेशम हमको किन से प्राप्त होता है? जंतुओं से या फिर पादपों से या रासायनिक पदार्थों से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है, यानी शहतूत का जो वृक्ष होता है उस पर एक कीट पाया जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है बोम्बिक्स मोराई। वो क्या करता है, उसे कोकून प्राप्त होता है और कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जंतुओं से। तो आंसर ए यहाँ सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, संश्लिष्ट या आप उसको कृत्रिम या संश्लेषित या मानव निर्मित तंतु कह सकते हो। तो तंतुओं के उदाहरण हैं, तो पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है या सभी है। तो आपको पता है सभी कृत्रिम या मानव निर्मित या संश्लेषित या संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑल यानी सभी। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ डी। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, बिनोले होते हैं। तो बिनोले क्या होते हैं? कपास के बीज है, फल है या कपास के पोस्ट नहीं, ये पुष्प है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ क्या है? पुष्प। तो बिनोला क्या होते हैं आप सभी को पता होगा। तो ये बिनोला या बिनोले क्या होते हैं? कपास के बीज होते हैं। तो ये आंसर यहाँ सही हो जाएगा हमारा। नंबर 5 है, कपास ओटने में प्रयोग किया जाता है। तो कपास का जब ओटते हैं यानी उनके बीज से जो रेशे होते हैं उनको अलग करने की जो विधि होती है उसको कपास ओटना कहते हैं। तो उसमें कौन सा जो अवयव है वो काम आता है? तकली आता है या चरखा आता है या कंकतन आता है या सभी? तो यहाँ सही आंसर रहेगा हमारा कंकतन, यानी कंकतन काम आएगा। तकली को तकुआ भी कहते हैं और चरखा आप सभी जानते हो, हस्त तकली भी बोलते हैं इसको। तो सही आंसर हो जाएगा सी। नंबर 6 है हमारा, जूट यानी पटसन पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो जड़ से, पुष्प से या तना से या पत्तियां से? तो आप सभी को पता होगा जूट है वो तने यानी स्टेम से प्राप्त होता है, स्तंभ से प्राप्त होता है। जूट को उसकी पुष्पन अवस्था में काट कर और पानी में गलाया जाता है और फिर उसके रेशे प्राप्त किए जाते हैं। आंसर सी हो जाएगा यहाँ। प्रश्न नंबर 7 है, रेशों से तागा, तागा बोल दो चाहे धागा बोल दो, बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो वीविंग है या कताई है या नीटिंग है या बंधाई है? तो रेशों से क्या बना रहे हैं हम? धागा बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं कातना यानी कताई। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बी आंसर यहाँ सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर है आपका 8। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब हुआ? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन हुआ था 1956 में। तो यहाँ बी आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर। प्रश्न नंबर 9 हमारा, फ्लेक्स क्या है? तो फ्लेक्स तंतु है, धागा है, वस्त्र या पादप है? तो फ्लेक्स क्या होता है? एक पादप का नाम है जो काफ़ी पहले पुरानी प्राचीन टाइम में मिस्र के लोग हैं वो उसको नील नदी के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ इसको उगाया जाता था और उसे रेशे प्राप्त करके वस्त्र बनाए जाते थे। तो वो है आपका फ्लेक्स, एक पादप है। डी आंसर सही हो जाएगा। 10वां है, गोबर से बायोगैस बनाना कैसा परिवर्तन है? तो गोबर गैस से बायोगैस बनाना कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है या दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ आंसर हमारा सही हो जाएगा क्या? अनुत्क्रमणीय। क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय को आप रासायनिक परिवर्तन भी कह सकते हो, रासायनिक परिवर्तन भी, यानी ये एक दिशीय होता है, इसको वापस उसकी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, या एक नया उत्पाद हमको क्रियाकारकों से एक नया उत्पाद प्राप्त हो जाता है, इसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए अनुत्क्रमणीय है। क्योंकि गोबर से बायोगैस बन गया तो बायोगैस से वापस गोबर हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अनुत्क्रमणीय, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मोमबत्ती का जलना व पिघलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, या रासायनिक या भौतिक? तो मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जलती है तो एक नया पदार्थ बनता है, धुआं है, राख है, प्रकाश है, तो वो तो हो जाएगा कैसा? रासायनिक। नया चीज़ का बनना या नया उत्पाद का बनना रासायनिक परिवर्तन होता है, जो अनुत्क्रमणीय होता है, अभी बात कर रहे थे। पिघलना भौतिक परिवर्तन है, यानी ये द्विदिशीय होता है, यानी जो भी पदार्थ है उसको उसकी पूर्व अवस्था में वापस लाया जा सकता है। तो यहाँ जब मोम को गर्म करेंगे तो फैल जाएगी, पिघल जाएगी, जब ठंडा करेंगे तो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए सही, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है हमारा 12वां क्वेश्चन, सूखे पौधे की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो उसको हस्तचयन कहते हैं, या थ्रेशिंग कहते हैं, या निष्पावन कहते हैं, या निस्तारण कहते हैं? तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा क्या? थ्रेशिंग। ये सभी आप जानते हो। हस्तचयन में हाथों से चुना जाता है, थ्रेशिंग में मशीनों से या हाथों से डंडियों से अन्न को अलग किया जाता है, और निष्पावन में पवन की जो जिधर झोंका चलता है उधर कुछ पात्र में अनाज और जो भी भूसा उसके साथ होता है उसको लेकर हवा के बल उसको उड़ाया जाता है, तो हल्की चीज़ पास गिर जाती है और भारी चीज़ पास गिर जाती है, हल्की चीज़ हवा में उड़ जाती है। और निस्तारण जिसको नितारना भी कहते हैं। बी आंसर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है हमारा, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? निस्तारण, निषंदन, या अवसादन, या संघनन? तो आंसर आपको नज़र आ गया है, अवसादन। क्या हो जाएगा? अवसादन हो जाएगा। निस्तारण का मतलब नितारना। जैसे हमारे पास कोई पात्र है और इसमें मान लो नीचे पानी है और ऊपर तेल है, तो यहाँ ये एक पट्टी के रूप में अलग हो जाएंगे दोनों। तो अगर तेल को हम ऊपर से नितार रहे हैं तो वो निस्तारण है। निषंदन का मतलब होता है फिल्टर करना, और अवसादन का मतलब होता है जो भी है वो चीज़ों का नीचे, भारी अवयवों का नीचे बैठ जाना। जैसे पानी में जब फिटकरी घोली जाती है तो वो भारी कण है वो अवसादित हो जाते हैं, नीचे पेंदे में, होद के पेंदे में बैठ जाते हैं। और संघनन का मतलब होता है जो भाप होता है उसका जमना, यानी द्रव अवस्था में बदलना वापस। और प्रश्न नंबर 14 है हमारा, एक बीजपत्री पौधों की जड़ें होती है। तो एक बीजपत्री पौधों की जड़ें कैसी होती है? मूसला मूल होती है, या झखड़ा मूल होती है, रेशेदार मूल होती है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी बी और सी दोनों सही है। यानी जकड़ा मूल को ही रेशेदार मूल कहते हैं, जिसमें मुख्य मूल कोई सी नहीं होती, कई सारी झुंड में जो है वो जड़ें निकलती है और उसको एक जकड़ा सा वो बन जाती है। और मूसला मूल में एक मुख्य जड़ होती है, उसी से अन्य जड़ें निकलती है। तो द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री में रेशेदार या जकड़ा मूल होती है, द्विबीजपत्री में कौन सी होती है? आपकी मूसला मूल होती है। डी आंसर सही हो जाएगा।
मूसला मूल वाले पौधों की पत्तियों में कौन सा शिरा विन्यास पाया जाता है? तो पत्तियों की शिरा विन्यास को देखकर हम उसका जो है वो बता सकते हैं कि इसमें कौन सी जड़ें हैं। तो समांतर शिरा विन्यास होगा, या जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा, या जिग जैग शिरा विन्यास होगा, या कोई नहीं। तो मूसला मूल वाले पौधों की जो जड़ें हैं, सॉरी पत्तियाँ हैं, उनमें कौन सा शिरा विन्यास होगा? आपका जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा, यानी ऐसे जाल सा अंदर गुथा हुआ आपको मिलेगा। और समांतर शिरा विन्यास में क्या होती है? मुख्य शिराएं इस प्रकार समांतर चलती है एक दूसरे के। तो समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है आपका एक बीजपत्री में, जैसे गेहूं की पत्ती में देख लो आप, बाजरे की पत्ती में देख लो। और जालिका रूपी शिरा विन्यास द्विबीजपत्री में मिलेगा आपको, और उनकी जड़ें भी आपको मूसला मूल मिलेगी, जैसे मान लो चना है। नेक्स्ट चलते हैं, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पुष्प के 4 अवयव होते हैं, भाग होते हैं। सबसे बाहर आपका बाह्य दलपुंज होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, अंदर होता है पंखुड़ी या आपका दलपुंज, और उसके बाद होता है आपका पुंकेसर, और सबसे मध्य में या केंद्र में स्थित होता है आपका स्त्री केसर। तो यह आंसर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा बी। बीजांड किसका भाग है? तो बीजांड किसका भाग है? पुमंग का है, जयांग का है, पराकोष का है, सभी। तो बीजांड यानी जो भाग होता है वो किसका होता है? आपका जयांग का होता है। जयांग यानी आपका स्त्री केसर, पुमंग यानी आपका पुंकेसर। पुमंग आपका नर वाला भाग होता है, और जयांग यानी स्त्री केसर आपका मादा वाला भाग होता है। और पुष्प ही पादप का एक लैंगिक अंग होता है। परागकोश क्या आता है? जो आपका पुमंग होता है उसका एक भाग होता है, जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। 18 नंबर आपकी कंदुक खलिका संधि कहाँ पाई जाती है? कंधे में, जांग में, या गर्दन में, या ए बी दोनों? तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी सी, यानी ए और बी दोनों, यानी डी सही हो जाएगा, डी, यानी जांग और आपकी कंधे में, ए और बी। तो कंधा यानी जो आपका अंश मेखला जहाँ होती है, जैसे मान लो ये गर्दन आपकी, ये आपके हाथ है, तो यहाँ आपकी नीचे हुमरस जुड़ती है, नीचे आपकी रेडियस और अल्ना होती है। तो यहाँ आप अपनी भुजा को चारों ओर हट किसी दिशा में घुमा सकते हो, जो कंधे की अस्थि आप उसको बोलते हो। और जांग आप जानते हो, नीचे जो श्रोणी मेखला होती है, वह नीचे जो फीमर अस्थि निकलती है, नीचे आपकी जो टिबिया फिबुला होती है, तो यहाँ से भी आप पैर को जो है वो पूरा मुंह करा सकते हो। तो जांग, वहाँ दोनों जगह आपकी कंदुक खलिका संधि पाई जाती है, जिसमें सभी दिशाओं में गति संभव है। 19 नंबर है आपका, गर्दन में कौन सी संधि पाई जाती है? तो गर्दन में पाई जाती है आपकी दुराग्र संधि। दुराग्र संधि आपकी अप डाउन लेफ्ट राइट घूमती है, लेकिन पूरा राउंड इसमें नहीं लगता है, और ये गर्दन में पाई जाती है। हिंज संधि यानी इसको कब्जा संधि भी कह सकते हैं, जो एक दिशा में ही मूव करती है। अचल संधि में किसी प्रकार का जो मूव है वो नहीं होता है। और कंदुक खलिका की संधि भी हम बात कर रहे थे। मेरुद जो दंड है उसमें कितनी कशेरुकाओं की संख्या होती है? मेरुदंड यानी आपकी रीढ़ की हड्डी, यानी कशेरुक बोल दो, या बैकबोन बोल दो, या रीढ़ की हड्डी बोल दो। आपकी कॉर्डेटा जो संघीय जंतु, उसमें मेरुदंड पाए जाते हैं। तो उसमें कितनी कशेरुकाएँ होती है? छोटे छोटे उनमें मनके होते हैं, वो जुड़कर एक लंबी अस्थि बनाते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 33 कशेरुकाएँ उसमें होती है। यहाँ थोड़ा सा आपको गणित समझना होगा। यहाँ क्या है, वैसे आपको 26 भी मिल जाए तो सही हो जाएगा, 26 आंसर भी यहाँ सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर इसका डिवाइडेशन देखा जाए तो देखो, 7 जो आपकी कशेरुकाएँ होती है वो तो होती है गर्दन में, 12 होती है आपकी अस्थि पिंजर यानी आपकी छाती में, 5 होती है आपकी कटी यानी कमर में, और 5 होती है आपकी त्रिक, और 4 होती है आपकी अनुत्रिक। तो इन टोटल हम करेंगे तो 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, और 29 से 4 33, इस प्रकार 33 हो जाती है। लेकिन पंगा क्या है, 24 तो हो गई यहाँ तक, ये 24 हो गई, लेकिन ये 5 और 4 है ना, जिनको त्रिक और अनुत्रिक बोलते हैं, ये आपस में कंबाइंड हो जाती है। तो ये एक एक काउंट कर लेते हैं कई बार। तो 24 तो है ही है, और एक त्रिक और एक अनुत्रिक मिलकर
कंबाइंड होकर 9 अस्थियाँ एक साथ मिलकर जोड़ेंगे तो यहाँ 24 और 2 26 हो जाएंगी, और प्रत्येक को एक एक गिनेंगे तो 33 हो जाएगी, जिनमें 7 गर्दन में, 12 आपकी अस्थि पिंजर बनाती है जो आपकी छाती में, 5 कटी, 5 आपकी त्रिक और 4 अनुत्रिक। अब शिक्षण विधियों के 10 क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है ज्ञान या अवबोध या ज्ञान का उपयोग या ज्ञानोपयोग या कौशल। तो सही आंसर रहेगा यहाँ आपका ए, यानी क्या, ज्ञान। दूसरा है विज्ञान विषय है केवल कथन, केवल नियम, केवल प्रक्रिया। तो यहाँ सही आंसर रहेगा आपका डी, प्रक्रिया व प्रक्रिया का परिणाम। 23वां है पाठ्यक्रम का अर्थ है खेल का मैदान, क्रिकेट का मैदान, दौड़ का मैदान या ज्ञान का मैदान। तो आप सभी जानते हो दौड़ का मैदान, यहाँ सी आंसर सही रहेगा। व्याख्यान विधि है वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, उद्देश्यहीन या अमनोवैज्ञानिक। तो व्याख्यान विधि अमनोवैज्ञानिक है, जिसमें सिर्फ शिक्षक ही आपका क्रियाशील रहते हैं, बच्चे अक्रियाशील हो जाते हैं, इसलिए उसको अमनोवैज्ञानिक माना गया है। पर्यटन प्रविधि के विकास का श्रेय जाता है, तो इसका श्रेय जाता है प्रोफेसर रेने को। ये आंसर यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 26वां, मूल्यांकन होता है कौशल का या रुचि का या व्यक्तित्व का या प्राप्य उद्देश्यों का। तो मूल्यांकन किया जाता है उद्देश्यों का, यानी आपके प्राप्य उद्देश्यों का। नेक्स्ट है विज्ञान है अनुभव पर आधारित निरीक्षण की एक श्रृंखला या प्रयोगों से सिद्ध ज्ञान या प्रत्ययों एवं सिद्धांतों के निर्माण करने वाला या उपरोक्त सभी। तो विज्ञान उपरोक्त सभी है, ध्यान से सही हो जाएगा। 28वां है किस विधि में छात्र काम करके सीखता है। तो पाठ्य पुस्तक विधि में या व्याख्यान विधि में या प्रदर्शन विधि में या खोज या अन्वेषण विधि में। तो खोज या अन्वेषण विधि में जो छात्र है वो खुद कार्य करता है और उससे सीखता है, डी आंसर सही हो जाएगा। 29 है सीखने के आंकलन का आधार है जैसे को तैसा लिख देना या व्याख्या कर देना या याद रखना या व्यवहारिक परिवर्तन या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो यहाँ हो जाएगा डी सही हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन। व्याख्यान विधि के दोष है तर्क, स्मरण और चिंतन शक्ति का अवसर बच्चों को नहीं मिलता, सही बात है, ये इसका दोष है। करो और सीखो सिद्धांत की अवहेलना होती है, बिल्कुल, ये भी बात इसका दोष है। ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल, ये भी इसका दोष है, यानी सभी इसके दोष हैं, डी आंसर सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट्स कीजिए और आपका प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। हम लगातार ऐसे मॉडल पेपर NCERT आधारित कक्षा वाइज लाते रहेंगे और आपकी इस प्रकार हम रीट के लिए सहायता करते रहेंगे। तो ये था आपका आज का मॉडल पेपर संख्या नंबर 2। पहले हमने एक मॉडल पेपर बना रखा है, वो भी आप देख लेना, वो भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।